हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। आज हम पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ आए हुए हैं, सिर्फ एमसीक्यूज़ को छोड़ के। एमसीक्यूज़ को हम अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सब आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आ सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से किस तरीके से आएंगे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है पावर शेयरिंग में जो सबसे पहली केस स्टडी है दैट इज अबाउट द बेल्जियम। और अगर आपने इनकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो जरूर मेरे चैनल पर जाकर इसके एक्सप्लेनेशंस देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स की ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट में लेके चले तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। या जो बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन है इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको पता है 9th-10th में आपके पास ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू राइट। अगर आपके पास आता है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल है, आपको उसकी एथनिक कंपोजिशन बतानी है। Ethnic means, that is what you mean, the people they are divided, that is social division based on culture। मतलब जो एक जैसा कल्चर शेयर करते हैं वो एक एथनिक ग्रुप है और आपके कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लैंग्वेज होती है। तो अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं वहाँ पे लोगों के बीच में डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। तो हमें पता है बेल्जियम में 2 मेन रीजन्स है, दैट इज फ्लैमिश एंड वलोनिया, और उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, और तीनों की ही हमें एथनिक कंपोजिशन बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है 59% जो लोग हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पीपल वलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जर्मन स्पीकिंग है। और कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में लोग बाग 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये इसकी एथनिक कंपोजिशन होगी। सिंपल, अगर आपके पास एमसीक्यूज में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर ये कॉम्पिटेंसी बेस में आता है तो किसी का नाम लेके, इनफैक्ट आपका नाम लेके भी कहा जा सकता है कि इफ़ यू आर लिविंग इन वलोनिया and you belongs to the community of Wallonia, तो what will be your ethnic group? आप किस एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो? तो आपको क्या बताना पड़ेगा, वलोनिया में मेजॉरिटी किसकी, लाइक ज़्यादातर कौन रहते हैं, फ्रेंच रहते हैं। कितने परसेंट हैं वो, अराउंड जो वलोनिया में रहते हैं 40%, ठीक है। ज़्यादातर फ्रेंच वलोनिया में। तो आप कहोगे कि अगर मैं वलोनिया में रहता हूँ तो इट मीन्स यू आर बिलोंगिंग टू द फ्रेंच कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप ब्रुसेल्स में रहते हो तो यू बिलोंग टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, फ्रेंच। इफ जॉन लिव्स इन बेल्जियम एंड ही बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ बेल्जियम, टू विच कम्युनिटी ही बिलोंग्स टू? सो यू विल राइट ही बिलोंग्स टू डच कम्युनिटी 59%, ठीक है। वेयर विच रीजन ही मस्ट बी रिजाइडिंग इन? तो ही मस्ट बी रिजाइडिंग इन फ्लैमिश रीजन। ज़्यादातर जो डच हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो यही पॉइंट्स हैं, बस आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सा पार्ट, कौन सा आंसर लिखना है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एमसीक्यूज कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो मेन कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, दैट इज सिन्हालास, दे आर 74%। एंड जो तमिल्स हैं दे आर 18% एंड जो क्रिश्चियंस हैं दे आर 7%। अगर आप इसको टोटल करते हो कि तो ये क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट इट कम्स आउट टू बी 99%। 1% मिसिंग है, जबकि बेल्जियम का इट कम्स आउट टू बी 100%। फिर जो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम से, व्हाट आर द 2 सब ग्रुप्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इन श्रीलंका। तो आपको बताना है एक श्रीलंकन तमिल्स हैं और एक इंडियन तमिल्स हैं। उनके डिफाइंस भी हैं। Tamils, they are the natives of the country, and Indian Tamils, their forefathers came to Sri Lanka to work on the plantations during the colonial period। तो वो कौन है, वो आपके इंडियन तमिल्स हैं। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट रिलीजन्स फॉलोड इन श्रीलंका। तो आपको पता है सिन्हालास बुद्धिस्ट हैं, तमिल्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो तो 7% हैं ही। तो ये अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो अगर आपके पास इसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि यू बिलोंग टू सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है, तो विच रिलीजन इज फॉलोड बाय यू देयर? तो यू विल से आई विल बी फॉलोइंग बुद्धिज्म, क्योंकि जो सिन्हालास है वो ज़्यादातर क्या है, बुद्धिस्ट हैं। इसी तरह अगर आपके पास आता है यू स्पीक तमिल लैंग्वेज,
सो इफ वी टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स यू मस्ट बी फॉलोइंग, या तो आप हिंदू होंगे या फिर मुस्लिम होंगे, ठीक है. इफ़ यू आर इंडियन तमिल, तो योर फोर फादर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. अगर आप एक इंडियन तमिल हो, वहाँ रहते हो, तो आपके फोर फादर्स कहाँ से आए होंगे? इंडिया से आए होंगे, है ना. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यूज में. इस तरह से कुछ फॉर्म चेंज करके आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. यूजुअली जो एथनिक कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके पास एमसीक्यूज में ही आते हैं, ठीक है. ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में मेजोटेरियनिज्म की डिफाइन भी आया हुआ है. दैट इज, इट इज़ अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वेज इट वॉन्ट, डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है, तो आप इसे 2 मार्क्स के लिए लर्न करेंगे. देखो ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड है. डू यू थिंक दैट द स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट to establish their supremacy in Sinhala will be long lasting? Give your viewpoint about it. ये as it is बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर आपको क्या लगता है जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने किया है वो सही है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं कही तो उसके क्या डीमेरिट्स हैं. तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे नो, क्योंकि ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू डिफरेंसेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कम्युनिटीज़, और वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था. तो और दूसरी बात, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. 3 पॉइंट्स हो गए, और आप इसको 3 पॉइंट्स में अलग अलग करके भी लिख सकते हो. ये 2 मार्क्स में आया हुआ था, तो इसलिए हमने इस तरह के 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है. अगर आपके पास ये 3 मार्क्स में आता है तो आप इसके 3 पॉइंट्स बना के लिख सकते हो. ये भी आपका इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा. ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है. अगर आपको पुराने पेपर्स में देखोगे, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू दिस चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से आया हुआ है. दैट इज, ये क्वेश्चन बहुत सारी तरीके से आपके पास आता है. एक्सप्लेन द मेन रीजंस फॉर द एलियनेशन ऑफ तमिल इन श्रीलंका. कि जो श्रीलंका है उसमें जो तमिल से वाई दे वर फीलिंग एलियनेटेड, कि उन्हें अलग थलग रखा जा रहा है, या फिर श्रीलंकन जो सिन्हाला से अपनी उन्होंने सुप्रीमेसी कैसे इस्टेब्लिश करी. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं. तो इसमें आपको एक्ट ऑफ 1956 के सारे प्रोविजंस लिखने हैं कि उन्होंने सिन्हाला को क्या बना दिया था, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था डिसरिगार्डिंग तमिल. और जो सिन्हाला गवर्नमेंट है वो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही फेवर कर रही थी एजुकेशन के लिए, दैट इज़ यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. इसके अलावा दे यूज टू प्रोटेक्ट द स्टेट, यू प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बुद्धिज्म. इसकी वजह से जो सिन्हाला गवर्नमेंट वो इग्नोर कर रही थी तमिल्स के राइट्स को, क्योंकि वो मेजोटेरियनिज्म के पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी. तो इसकी वजह से जो तमिल्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो श्रीलंकन तमिल्स के साथ था. उनको लग रहा था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इन गेटिंग जॉब्स. तो इसी वजह से दे फेल्ट एलियनेटेड, इसीलिए उन्हें एलियनेटेड फील हो रहा था. तो आपके साथ सेम यही आ सकता है कि इफ़ से यू आर मिस्टर सिन्हा या कोई भी, and you live in Sri Lanka, why are you feeling alienated? Because you are one of the Tamils. तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिखोगे तो सेम वही आंसर रहता है, बस आपको उस कंडीशन में पुट किया जाता है. तो आपको एनालाइज करना होता है कि आप किस तरह से उन आंसर्स को लिखोगे. सेम सिंपल वही आंसर्स आने होते हैं, वही पॉइंट्स आने होते हैं, बस वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, ठीक है. और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको यूजुअली एग्जाम्स जितने भी आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. फिर इसके बाद आपके पास 2, ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ आपके इंटरनल एग्जाम्स में टीचर्स पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल वॉर इन श्रीलंका. तो इसमें आप सिविल वॉर की डिफाइन भी लिख सकते हो, और सेम जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि मेजोटेरियनिज्म के जो मेजर्स थे, 3 पॉइंट्स है बेटा उसके, कि उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, और बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर कर रहे थे.
तो ये उनके मैजिटेरियनिज्म मेजर्स थे। तो इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल स्पेशली दे वर फीलिंग एलिनेटेड, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च किए, और उनकी 3 मेन डिमांड्स थी कि उनकी लैंग्वेज को, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। ये तमिल्स की डिमांड्स थी। उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले, और तीसरी बात, उनको एजुकेशन और जॉब्स में भी प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सिन्हालास की तरह। ये इनके 3 डिमांड्स थे। ठीक है, ये सेकंड डिमांड है और ये थर्ड डिमांड है। लेकिन उनकी डिमांड्स बार बार डिनाई करी जा रही थी। तो बाय 1980s उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल इलम डिमांड करना शुरू कर दिया था, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, क्योंकि ज़्यादातर श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में ही रहते थे। और फाइनली डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया कि देयर वॉज अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था। ये सारे पॉइंट्स आपके आने चाहिए अगर आपके पास आता है व्हाट लेड टू द सिविल वॉर, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो भी आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर खाली कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कि many people of both the communities they died, they lost their livelihood and they have to move to the other countries as refugees, और श्रीलंका को भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटबैक बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर। ठीक है ना, ये आपके पास एक ही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी एक प्रॉपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये है ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ये दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन से, ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये प्रॉपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये लर्न करना है। आपको पता है 2 रीजन्स है, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन्स। ठीक है, अगर आपके पास एक पेपर में ये भी आया है कि गिव 2 प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग, अगर पर्टिकुलरली वो आता है तो आपको प्रूडेंशियल या मॉरली लिखनी है। और अगर क्वेश्चन में स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी आए, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल आए, या वाई इज पावर शेयरिंग एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, इसमें ये और नेक्स्ट वाला पार्ट मिक्स मैच भी आता है कि पावर शेयरिंग कैसे होती है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, और वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। दो ये लॉन्ग आंसर हो जाएगा, लेकिन ये मिक्स मैच भी आता है, तो उसमें आपको दोनों के पॉइंट्स लिखने होंगे। समझ में आ गया? पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजंस क्या है? इससे रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, हम वायलेंस अवॉइड करते हैं और देश में यूनिटी मेंटेन कर पाते हैं। एंड टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट ओनली ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी बट इट ब्रिंग्स रूइन टू मेजॉरिटी इन लॉन्ग रन। अब ये थोड़ा सा लाइन चेंज हो गया तो आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो ऑप्रेसिव फॉर द, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द मेजॉरिटी इन लॉन्ग रन। ठीक है, मॉरल रीजंस क्या है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पावर शुड बी शेयर्ड विद दोज हु हैव टू लिव विद द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजन टेकन एंड शुड द पीपल नीड टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड एंड इन अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट द पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द सिस्टम of the decision making, means through their participation acquire a stake in the system. Stake means they should have share in the system. ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ज़रूर बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हाउ इज पावर शेयर्ड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कैसे होती है? ठीक है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा हाउ इज पावर शेयर्ड इन इंडिया, ये कॉम्पिटेंसी चेंज करके दे सकते हैं, या बेल्जियम में कैसे होती है। तो वही फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, दैट इज अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये तो 4 पॉइंट हो गए। अगर हमें सिर्फ 5th पॉइंट बनाना है, आपको पता है बेटा, जो हमने अभी फेडरलिज्म के नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से जनरल भी आते हैं जो कि पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के मिक्स मैच होते हैं। तो उसमें आपको अगर जैसे ये 5 मार्क्स का आता है, तो जैसे ये 5th पॉइंट हमने फेडरलिज्म का लिया है कि देयर इज अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये फेडरलिज्म का पॉइंट है, लेकिन इस तरह से इंडिया में पावर शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में।
लेकिन अगर हम कहें ये 3 फॉर्म 4 फर्स्ट फॉर्म तो 4 आपकी पावर शेयरिंग की इसी पार्ट में गिवन है, ठीक है, इसी चैप्टर में गिवन है। लेकिन जो ये 5th पॉइंट है ये हमने फेडरलिज्म में से लिया है, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूजुअली वैसे 3 मार्क्स का आता है, लेकिन उसमें भी आपके पास ये 4 पॉइंट्स आने चाहिए। समझ में आ गया? तो दैट इज आपको लिखना है ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड टू मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। से दो लाइन्स हेडिंग्स के साथ। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। Power is shared among different social groups such as linguistic and religious groups and community government, या फिर अगर बेल्जियम का आता है तो community government का एग्जाम्पल आएगा, इंडिया का आता है कि we have given reservations, और किसी देश का आता है तो वहाँ पे लीगल प्रोविजंस होते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में टू प्रोटेक्ट द सोशल ग्रुप्स। इसी तरह पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, लॉन्ग रन में पार्टीज़ चेंज होती रहती हैं, तो उस तरह से वो क्या करती है, पावर शेयर करती हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने से रिलेटेड, सिर्फ लॉ बनाने की बात हो रही है आपके ज़्यादातर चैप्टर्स में, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो दैट इज़ अगर लॉ बनाना है, कानून बनाना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये कानून बनाने से रिलेटेड पावर्स उन दोनों गवर्नमेंट्स में अंडर 3 लिस्ट डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जैसे यूनियन लिस्ट पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, और जो स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस है उससे रिलेटेड सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। और जो कॉन्करेंट है उस पर दोनों, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। इनको पूरे डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिससे कि अभी आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर पाओ, तो आई एम मेकिंग इट अ बिट शॉर्ट, लेकिन अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा ये वाले जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, ये इसी साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपके पता है, अब आपको 3 सेट्स आते हैं। अभी पहले क्या होता था कि तीनों सेट्स में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते थे 2-3 साल पहले तक, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत है। आपको पता है एक चैप्टर में से 2-3 आंसर्स इंपॉर्टेंट है, वो लर्न कर लिया, लेकिन अब आपको ज़्यादा वेराइटी ऑफ आंसर्स याद करने पड़ते हैं। रीज़न बीइंग कि आपके 3 सेट्स हैं और तीनों सेट्स में 3 अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ेंगे, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब ये वाले जो तीनों क्वेश्चंस हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास वर्टिकल और सोशल ग्रुप्स वाला इसी साल 2024-25 वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, एक रीजन में जहां हम रहते हैं उधर उस रीजन में आया था। क्योंकि आपको पता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम्स हर दिल्ली का अलग आता है, यूपी में भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आता है, अलग अलग जोन्स के हिसाब से आपके अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। तो किसी जोन में कुछ आते हैं, लेकिन ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर सभी जगह आते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या होती हैं आपकी, अगर हम कहें तो ये ऑर्गन्स क्या होती हैं आपकी, दैट इज अगर हम कहें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, दे आर 3 ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी उनको एनफोर्स करती है, लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करती है, जिसमें कोर्ट्स आती हैं। एग्जीक्यूटिव्स में आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे IAS IPS, वो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, और पॉलिटिकल जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हो गए वो, ठीक है। और लेजिस्लेचर होती है आपकी पार्लियामेंट्स, या फिर अगर स्टेट्स में कहें तो आपकी स्टेट असेंबलीज, ये लॉज बनाती हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें इनके साथ इनमें पावर शेयरिंग कैसी होती है, इनमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। क्यों होती है? जिससे कि कोई भी जो दे आर प्लेस्ड, दे हैव सेम पावर्स एंड दे हैव डिफरेंट पावर्स बट दे आर प्लेस्ड ऑन सेम लेवल, ठीक है। वो सेम लेवल पर प्लेस्ड है, लेकिन उनकी पावर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इससे जिससे कि कोई भी अपनी एक ऑर्गन अपनी पावर को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ ना कर सके। फॉर एग्जांपल जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे
प्राइम मिनिस्टर है या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे पार्लियामेंट जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, उन्हें आंसर करना पड़ता है। इसी तरह आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स IAS IPS को देखा है ना कि दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू देम, क्योंकि अगर जैसे कोई भी गलत करता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं या फिर उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उन्हें भी अपना काम ठीक से करना पड़ता है और उन्हें भी जो लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। दे आर द एग्जीक्यूटिव्स एंड दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर्स। इसी तरह जो जजेस है दे आर द पार्ट ऑफ द जुडिशरी, दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जैसे जो चीफ जस्टिस है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वंस दे आर अपॉइंटेड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो इस तरह से जो जुडिशरी है वो एक आई रखती है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर। समझ में आ गया? इसीलिए दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसीलिए इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप 3 पॉइंट्स में भी आए तो आप लिख सकते हो ज़्यादा पॉइंट्स भी, आपके पास बहुत टाइम होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर, दैट इज वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स। जैसे पूरे देश के लिए सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है, हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, दैट इज म्यूनिसपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज एंड पंचायत इन रूरल एरियाज। तो ये इंडिया का है, ठीक है, अगर इंडिया की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेल्जियम का आता है तब आप ये नहीं लिखोगे, यू कैन राइट कि देयर इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। ये विद रेफरेंस टू इंडिया है। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था। इफेक्टिवनेस में मतलब आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, इफ़ेक्टिव क्यों है। इससे पावर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस हो जाता है, या फिर जो ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होती है डिसीजन मेकिंग में, वो सब भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको वर्टिकल डिवीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह की जो गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए, जो जनरल गवर्नमेंट है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इस तरह के इनकी जो पावर्स है वो कहाँ गिवन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि आपका पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिक्स मैच है, ये दोनों आपके पास इस तरीके से भी आते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया था, एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, ये इस वजह से आंसर पूरा इस तरीके से। अगर ये बेल्जियम के कंटेक्स्ट में आएगा तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the last question for today, that is how is power distributed among the different social groups। तो क्वेश्चन कैसे आया था आपके बोर्ड एग्जाम में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेनिफिशियल फॉर डेमोक्रेसी। बेनिफिशियल कैसे है डेमोक्रेसी की? तो वही मैंने आपको बताया ना, कनेक्टेड है क्वेश्चंस। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में तो ये पूछा ही, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये। सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल है, क्या पूछ रहे हैं? व्हाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, वही वाले पॉइंट्स पूछ रहे हैं इसमें। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, देख रहे हो वही है, एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, मेंटेन्स यूनिटी विद इन द कंट्री, प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ओवर द माइनॉरिटी, ये प्रूडेंशियल रीजंस किए थे। गिव माइनॉरिटी अ फेयर शेयर इन पावर, ये मॉरल रीज़न है। ठीक है, और एग्जाम्पल फिर से हमने एक इंडिया का ले लिया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में जो ये बताती हैं कि पावर शेयरिंग होती है सोशल ग्रुप्स के साथ। मिक्स मैच है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल प्लस हाउ इज़ पावर शेयर्ड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो एक कोई भी फॉर्म आती है। इन दोनों के मिक्स मैच क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा। इसी तरह से आपके पास एक लास्ट भी है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स का, वो आप बुक में से लर्न कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक आपके पास डिफरेंस आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका के बीच के डिफरेंसेस बताओ, तो वो भी आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। दो आई हैव नॉट इंक्लूडेड क्योंकि वो लास्ट बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है।
ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो आगे के लिए आई थिंक यू शुड लर्न दिस। मैंने नहीं गिवन है वो, लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो वाला आंसर भी आपको डिफरेंसेस आने चाहिए कि श्रीलंका में मेजोटेरियनिज्म, बेल्जियम में एकोमोडेशन, श्रीलंका में सिविल वॉर और बेल्जियम में दे मेंटेन यूनिटी। वाई? क्योंकि श्रीलंका में दे डिड नॉट गिव रेस्पेक्ट, दे डिड नॉट रेस्पेक्टेड और निगोशिएटेड विद द डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़, लेकिन उसमें उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ की रेस्पेक्ट की थी और निगोशिएट किया था इन बेल्जियम। तो वो आप एक डिफरेंस 3 पॉइंट्स का लर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाय फॉर नाउ।